हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 9 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो आज की इस वीडियो से हम लोगों को जो हमारी साइंस है उसका जो चैप्टर 9 है उसे स्टार्ट करना है, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो उसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पज टू मेक आवर टास्क ईजियर. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank. What are other purpose for which you use electricity? List some of them in your notebook. Does your list include the use of electricity or for lighting? Electricity makes it possible to light our homes, roads, offices, markets, and factories even after sunset. This helps us to continue working at night. A power station provides us with electricity. However, the supply of electricity may fall or it may not be available at some places. In such situations, a torch is sometimes used for providing light. A torch has a bulb that lights up when it is switched on. Where does the torch get electricity from? तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कई जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं तो हम लोग फ़ैन ऑन करते हैं, तो फ़ैन किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। पढ़ाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब है, लाइट उसे ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो वो किसकी मदद से होगा? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होगा। तो जो बुक है, बुक में तो ये एग्जांपल दिया गया है कि जैसे कि जो हमारे घर में टैंक होता है, वाटर टैंक, जो कि छत में रखी होती है, जिसे टंकी भी कहते हैं। उस टंकी में जब पानी ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए हम लोग जो मोटर चालू करते हैं तो क्या वो पानी हमारी टंकी में जाके फिल होता है मोटर के थ्रू। तो किसकी मदद से हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रहा है। हम लोग के घर में जो मतलब लाइट जलती है, फ़ैन चलता है, एसी, कूलर, टीवी, सब किसकी मदद से चल रही है? सब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चल रही है। तो यही, और हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसको हम लोग बहुत ही जगह और अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। जैसे अपने घर में यूज़ करते हैं, रोड्स में यूज़ करते हैं। रोड्स में कैसे? जो स्ट्रीट लाइट्स होती है वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। और जो ऑफिस होते हैं, मार्केट्स होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, और जब सनसेट हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है तो रात को लाइट जलती है, स्ट्रीट लाइट। यही सब चीज़ों में हम लोग बहुत सारी जगह में अपने पावर को यूज़ करते हैं, और हर जगह बहुत सारे पावर स्टेशंस बने हैं जो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं। अब जब भी पावर कट हो जाती है, जैसे घरों में पावर कट हो जाती है तो किससे काम चल जाता है? इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर एक बैटरी से अटैच होता है, और वो जब पावर कट हो जाती है तो उसकी मदद से हमारे घर में लाइट होती है। तो फिर क्या होता है? या इन्वर्टर या फिर जनरेटर जो कि घरों में होता है। लेकिन अगर किसी के घर में नहीं है, वो डायरेक्ट लाइट की सप्लाई आती है, और जब वो लाइट कट हो जाती, पावर कट हो जाती है, तो क्या अंधेरा हो जाता है। तो उसके बचने के लिए क्या करना होता है? कभी कभी लोग टॉर्च जला लेते हैं, या रोड में कहीं जा रहे हैं, वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है तो वहाँ क्या टॉर्च ऑन कर लेते हैं। तो टॉर्च कैसे जलती है? टॉर्च में एक स्विच होता है जो कि जिसको आगे की तरफ मूव करेंगे तो लाइट जल जाती, पीछे की तरफ मूव करेंगे तो लाइट बंद हो जाती। वो बटन होती है जिसे स्विच कहते हैं। तो ये तो थोड़ा रीडिंग पार्ट था। अब इधर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सेल। इसे अब हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इज इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल. Electric cell are also used in alarm clocks, wristwatch, transistor radios, cameras, and many other devices. Have you ever carefully looked at an electric cell? You might have noticed that it has a small metal cap on the side and a metal disc on the other side. Did you notice a positive sign and a negative sign marked on the electric cell? The metal cap is the positive terminal of the electric cell. The metal disc is the negative terminal.
All electric cell have two terminals, a positive terminal and a negative terminal. An electric cell provides electricity from the chemicals stored inside it. When the chemicals in the cells in the electric cell are used up, the electric cell stops producing electricity. The electric cell then has to be replaced with a new one. A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base. Figure 9.2. What is inside the glass case of the bulb? तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल बहुत जगह यूज़ होता है। जैसे कि आपको बताया कि जो हम लोग टॉर्च होती है उसे जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको भी कहीं ना कहीं से पावर तो मिल रही होगी, करंट आ रहा होगा। तो वो जो पावर या करंट उसको कहाँ से प्रोवाइड होती है, इलेक्ट्रिक सेल से प्रोवाइड होती है। और ये जो इलेक्ट्रिक सेल होता है कई जगह यूज़ होता है। ये जिसको आप लोग आम भाषा में जिसे सेल भी कहते हैं, वही जो कि क्लॉक्स में लगता है, जो कि रिस्ट वॉच में होता है, रिस्ट वॉच में, ट्रांजिस्टर रेडियोज़ में, कैमराज में, और भी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी जो कि टेक्नो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें, टेक्निकल प्रोडक्ट्स में ये इलेक्ट्रिक सेल्स या बैटरी लगी होती है। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसको उसके दो साइड होते हैं। कौन सा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो उसको पहचाने कैसे, तो एक पार्ट होता है सेल का जहाँ पे एक मेटल कैप, एक उसकी टोपी जैसी होती है। उस टोपी या मेटल कैप को क्या कहते हैं, वो एक मेटल कैप होता है, वो उसके पॉजिटिव टर्मिनल के पास लगी होती है। यानी कि एक सेल है उसके दो टर्मिनल्स है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइड को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो क्या, पॉजिटिव साइड की तरफ उधर एक प्लस का साइन बना रहेगा और नेगेटिव साइड की तरफ माइनस का साइन बना रहेगा। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे होगे, तो जो मेटल कैप या टोपी है वो प्लस के साइन के पास है। यानी कि जिस तरफ भी टोपी है या मेटल कैप है वो कौन से टर्मिनल, वो पॉजिटिव टर्मिनल। और जिस तरफ एक प्लेन मेटल प्लेट है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेन है, वो क्या है, वो है नेगेटिव टर्मिनल। और इनके साथ एक चीज़ होती है जिसे पता करा जा सकता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पर एक प्लस का साइन होगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्लस का साइन है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पर माइनस का साइन होगा, जिससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि कौन सा माइनस है और कौन सा पॉजिटिव है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर समझते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है इसमें क्या, एक केमिकल होता है, वो केमिकल उसके अंदर स्टोर होता है, और वो केमिकल यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराने के लिए। यानी कि जब भी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है वो केमिकल, और वो केमिकल जो मेटल है, मेटल के थ्रू उनमें आ जाता है, और फिर जब वायर कनेक्ट करते हैं तो उनसे क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है। और जब वो केमिकल ख़त्म हो जाता है तब हम लोग नए सेल की जगह उसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि कोई हम लोग के घर में घड़ी या क्लॉक है, वॉच, तो उसमें क्या करना है कि उसे हम लोगों ने उसके सेल ख़त्म हो गए तो उसकी जगह हम लोग नए सेल लगा देते हैं। तो उस सेल का जब वो केमिकल ख़त्म हो जाता है तो उसकी जगह हम लोग नए सेल लगा देते हैं। तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हो गई। अब ये जो टॉर्च बल्ब होता है इसमें क्या, इसमें एक ग्लास का केस होता है। आप लोगों ने देखा होगा, वो कांच जो होता है वो ग्लास का केस होता है, और इसके अंदर एक चीज़ होती है जो कि जलती है, चमकती है, जिससे और रोशनी हो जाती है। तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी 1 है, इसे भी हम लोग कर लेते हैं। Take a torch and look inside its bulb. You can also take out the bulb with the help of your teacher. What do you notice? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? Now switch the torch and observe which part of the bulb is glowing. The thin wire that gives off light is called the filament of the bulb. The filament is fixed to two thicker wires, which also provide support to it. As shown in figure 9.2, one of these thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb. The other thick wire is connected to the metal tip at the
at the center of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. These two terminals are fixed in a such way that they don't touch each other. The electric bulbs used at homes also have a similar design. Thus, both the electric cell and the bulb have two terminals each. Why do they have these two terminals? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो टॉर्च होता है, ये टॉर्च को आप लोग निकालेंगे और उसके बाद जब आप टॉर्च को निकालेंगे तो अंदर एक वायर जैसी होगी. आप ये और ये दो वायर के बीच में ये वाली वायर आप लोग देख पा रहे हो. ये वायर कौन सी वायर होती है? ये वायर होती है, इस वायर को कहते हैं फिलामेंट. आप लोग देख पा रहे होंगे जहाँ पर ये लाइन जा रही है, ये इस जगह, ये कौन सी जगह है? ये एक वायर है और ये कौन सी वायर है? इस वायर का नाम है फिलामेंट. ये बल्ब में खाली यही ग्लो करता है जिसकी वजह से पूरी रोशनी हो जाती है. तो जब भी आप लोग इसको बाहर निकालेंगे इस फिलामेंट को, तो ये फिलामेंट एक मेटल से बना होता है जिसको टंगस्टन कहते हैं. टंगस्टन एक मेटल होता है इस मेटल से बल्ब का फिलामेंट बना होता है. तो ये जो कांच के बल्ब आते थे इनमें पहले फिलामेंट आता था. तो ये खाली ग्लो करता था और पूरे में रोशनी कर देता था. जैसे इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल्स होते थे, वैसे ही इस सेल में भी दो टर्मिनल्स हैं. कौन कौन से? एक ये नीचे वाला टर्मिनल्स जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, एक इधर एक टोपी जैसी मेटल कैप जैसी है, वो एक ये एकदम बॉटम साइड वाला टर्मिनल, और एक ये ऊपर टर्मिनल. ये दो टर्मिनल होते हैं किसके? बल्ब के टर्मिनल्स होते हैं. तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से. तो जो हमारा एक्टिविटी 1 थी ये तो ख़त्म हो चुकी है. अब जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, वो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज की इस वीडियो में इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ विद शौर्य. तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT साइंस चैप्टर 9 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स. तो आज की इस वीडियो से हम लोग को जो हमारा टॉपिक है, अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, इसे स्टार्ट करना था. तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले सारे टॉपिक्स और एक्टिविटीज़ ख़त्म कर ली थी. तो आज की इस वीडियो से हम लोग को ये स्टार्ट करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. Let us try to make an electric bulb light up passing an electric cell. How do we do that? यानी कि अब हम लोग को ट्राई करना है एक इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने के लिए, वो भी एक इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करके. तो चलिए चलते हैं कैसे वो होता है. तो इधर एक एक्टिविटी 2 है, इसे हम लोग करते हैं. Take 4 lengths of electric wire with different colored plastic covering. Remove a little of the plastic covering from each length of wire at the end. This would expose the metal wires at the end of each length. Fix the exposed part of 2 wires to the cell and the other 2 of the bulb as shown in figure 9.3 and figure 9.4. You can stick the wires to the bulb with the tape used by electricians. Use rubber bands or tape to fix the wires to the cell. Now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways as have been shown in figure 9.5. For each arrangement, find out whether the bulb will glow or not. Write yes or no for each arrangement in your notebook. Now carefully look at the arrangement in which the bulb glows. Compare these with those in which the bulb does not glow. Can you find the reason for this difference? Keep the tip of your pencil on the wire near the one terminal of the electric cell for the arrangement in figure 9.5. तो यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं और इन सबको एक साथ अटैच करा गया है, कुछ को नहीं करा गया. यानी कि इनमें से कुछ बल्ब ग्लो कर रहे हैं
और कुछ बल्ब नहीं ग्लो कर रहे हैं। तो जो बल्ब ग्लो नहीं कर रहे उनका हम लोग को रीज़न बताना है कि वो किस लिए ग्लो नहीं कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं फिर क्या। तो फर्स्ट ए वाला तो ग्लो कर रहा है अच्छी तरीके से, जो उसको छोड़ते हैं, वो तो ग्लो कर रहा है, वो परफेक्ट है। फिर बी वाला ग्लो क्यों नहीं कर रहा, अब इधर समझिए। ए वाले में देखिए पूरा क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड और ओपन सर्किट। यहाँ पे मैं आपको दो सर्किट के बारे में बताऊंगा, क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद। ओपन का मतलब खुला। तो क्लोज मतलब कि बंद। ये देखिए ये पूरी तरह से ए वाला कनेक्टेड है, कहीं से खुला नहीं है। ए वाला पूरी तरीके से हर जगह से कनेक्टेड है, इसलिए बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन और ये क्लोज सर्किट है। लेकिन जो बी वाला वो ओपन सर्किट है। किस लिए ओपन सर्किट है, क्योंकि इधर देखिए ये जो तार है इससे जुड़ा ही नहीं है, ये इधर इससे जुड़ा नहीं है। इधर तो आप लोग देख पा रहे हो बिल्कुल अच्छी तरीके से जुड़ा है, और इधर नहीं जुड़ा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर ये जो आपको तो पहले से पता चल गया कि सेल को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सी इसकी नेगेटिव टर्मिनल, कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल में ज्वाइन होगा, और बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल सेल के नेगेटिव टर्मिनल ज्वाइन होगा, तभी बल्ब ग्लो करेगा। एक बार और बता देता हूँ कि जब सेल का पॉजिटिव टर्मिनल बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन होगा, और बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन होगा, तभी बल्ब ग्लो करेगा। मतलब कि बिल्कुल अपोजिट ऐड करना है। और वैसे ही मतलब कि बिल्कुल अपोजिट तो ऐड करना ही करना है, और तभी हमारा बल्ब ग्रो करेगा। और ये भी देखना है कि जो सर्किट है वो क्लोज है कि नहीं है, नहीं तो ऐसा खुला रहेगा तो करंट बाहर निकल जाएगा और वो बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ सी वाला क्या है, ये भी उसी तरीके से, क्या ये खुला हुआ है, ये ओपन सर्किट है, क्लोज नहीं है, ओपन है, तो इसलिए ये भी बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है। फिर आखिरी वाला क्या है, ये भी देखिए खुला हुआ है। क्यों, क्योंकि देखिए बल्ब के दोनों टर्मिनल्स तो इसमें घुस गए, लेकिन ये वाला तो इसमें ये वाला तो खुल ही गया ना, इसलिए नहीं ग्लो कर रहा है। फिर इसका ये दो सेल इसके नेगेटिव में घुस गए, दोनों टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस पॉजिटिव नेगेटिव इसमें पॉजिटिव टर्मिनल में घुस गया, इसलिए इसका नेगेटिव टर्मिनल देखिए खाली है। फिर क्या है कि ये ग्लो कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसका आप चाहे टेढ़ा मेढ़ा जितना लगा दें, लेकिन ये क्या मतलब कि बल्ब से अटैच है, तो क्या ये ग्लो करेगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको जो भी मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एन इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। In activity, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb. Note that in the arrangement shown in figure 9.5 and A and F, the two terminals of the electric cell were connected to two terminals of the bulb, such as arrangement is an example of an electric circuit. The electric circuit provide a complete path for electricity to pass, current to flow between the two terminals of the electric cell. The bulb glow only when current flows through the circuit. In the electric circuit, the direction of the current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell, as shown in figure 9.6. When the terminal of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current pass through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. This may happen if the bulb has fuse. Look at a fused bulb carefully. Is the filament inside it intact? Intact? An electric bulb may fuse due to many reasons. One reason for a bulb to fuse is a break in its filament.
A break in the filaments of an electric bulb means a break in the path of current between the terminals of the electric cell. Therefore, a fuse bulb does not light up as no current passes through its filament. Can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do so with the arrangement shown in figure 5, figure 9.5 B, C, D and E? तो यहाँ पर क्या है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट होता है उसके बारे में। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने तो उसके पहले वाले वीडियो में क्या बल्ब के बारे में समझा, उसके टर्मिनल्स के बारे में, उसके अंदर जो फिलामेंट होता है और जो उसका इलेक्ट्रिक नहीं ग्लास केस होता है, वो इसके बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया। अब करंट के बारे में भी समझते हैं। करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से जब भी हम लोग का फैन ऑन होता है इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रिसिटी जाती है और फैन चालू होने लगता है, थोड़ी ना। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या करंट होता है, वो करंट जब फैन में जाता है तो फैन घूमने लगता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसमें करंट, कई बार करंट हम लोग को खुद ही लग जाता है जब भी किसी मेटल चीज़ में वो हो रहा होता है। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि हम लोग को करंट लग क्यों जाता है, कैसे लगता है। तो ये सब तो करंट की बात हो गई। अब क्या जो बल्ब जल रहा है कैसे जल रहा है, करंट से जल रहा है। क्यों? क्योंकि इधर समझिए, ये जो सेल है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि जो करंट होता है ना वो फ्लो करता ही रहता है। तो देखिए, ये सेल से करंट निकला, बल्ब में गया, बल्ब जलने लगा, फिर बल्ब से करंट गया, सेल में गया, फिर सेल से करंट बल्ब में आया, बल्ब से, ये एक साइकिल बन जाती है और जो करंट है वो फ्लो करता ही रहता है। तो अब क्या कि कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग जब भी कोई सेल लगाते हैं बल्ब में तो बल्ब जलता नहीं है, या हम लोग अपना स्विच ऑन कर देते हैं कभी कभी बल्ब का, तो बल्ब मतलब कि जलता ही नहीं, बुझा ही रहता है, वो बंद ही रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं जलता, लाइट उसमें करंट नहीं आती। तो हम लोग को क्या लगता है उसमें करंट नहीं आ रहा, जब देखते करंट जा रहा है फिर क्यों नहीं होता, तो क्या फिर हम लोग क्या कहते हैं कि बल्ब फ्यूज्ड हो गया। अब जानते हैं कि बल्ब फ्यूज्ड होता क्या है, सुना तो बहुत बार है, पर होता क्या है, चलो उससे भी समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक ऊपर डायग्राम देखा था, ये वाला। तो इसमें क्या था कि एक फिलामेंट है, इस फिलामेंट जब बल्ब में करंट आता है तो फिलामेंट ग्लो करने लगता है, जिससे क्या होता है कि जो उसका ग्लोनेस होती है, जो जितना भी वो ग्लो करता है तो वो इस ग्लास केस में आता है और वो फिर काफ़ी तेज से रोशनी करने लगता है। अगर ये जो फिलामेंट होता है काफ़ी थिन वायर होती है, तो हम लोगों ने इस पहले वाले वीडियो में पढ़ ही रखा है, बहुत ही पतला वायर होता है, बहुत ही पतला मेटल से बनी होती है वो वायर। कौन सा मेटल होता है? टंगस्टन मेटल होता है। तो उस मेटल से जब वो बना होता है तो वो काफ़ी पतला मेटल होता है, और जो बल्ब होता है उसको जलाए रखो तो जब भी हम लोग बल्ब जल रहा होता है काफ़ी देर से हम लोग उसे टच कर लेते तो काफ़ी गरम लगता है ना। तो जो बल्ब का केस है वो खाली गर्म है, और जो वायर जो उतनी देर से ग्लो हो रही, जल रही है, वो कितना गर्म हो जाती है, वो तुरंत रेड हो जाती है, एकदम लावा जैसे दिखता है। तो वो गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, इसलिए वो मेल्ट हो जाती है। जब वो फिलामेंट मेल्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा फिलामेंट, तो ग्लो ही क्या करेगा? जब कोई भी चीज़ ग्लो नहीं करेगी तो हम लोग को रोशनी कैसे मिलेगी? तो क्या हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज़ हो गया, उसका फिलामेंट टूट गया। या हम लोग कभी कभी नया बल्ब लाते हैं और फिर उसको लगाते हैं तो तब जलाते हैं, तब भी वो नहीं जलता। तो क्या हम लोग फ्यूज खरीद के लाते हैं? दुकान में तो जल रहा होता है, लेकिन यहाँ लाते हैं तो क्या फ्यूज होता है? कैसे पता है कैसे हो जाता है फ्यूज? लाते लाते ऐसे फ्यूज हो जाता है। क्यों? जब भी हम लोग कोई बल्ब को लाते हैं, अगर उसमें कहीं झटका लग रहा है, हम लोग जैसे बाइक में आ रहे हैं, कार में आ रहे हैं, काफ़ी ख़राब रोड है तो उसको बल्ब में काफ़ी झटका लग जाएगा, तो उसका जो फिलामेंट होता है वो तो काफ़ी थिन वायर का होता है, तो वो टूट जाता है। वो जैसे उसमें लगेगा वो टूट जाता है, और जब फिलामेंट टूट जाएगा तो जलेगा क्या? तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज्ड हो गया बल्ब।
और क्या और एक जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ वो एक चीज़ भी होती है, एक कंडक्टर, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों ने सुना होगा घर में वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कभी कभी वोल्टेज काफ़ी कम हो गया है। तो जो जितने भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को तो एक सफिशिएंट अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि इतनी ही आनी चाहिए। अब इधर क्या होता है कि जो फ्यूज़ होता है ये हर बल्ब में, हर फैन में लग कर आता है। तो जब भी जैसे हम लोगों ने स्विच ऑन करा, वोल्टेज बहुत तेज है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी जल्दी जाएगी फैन में, तो क्या अगर फ्यूज़ नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी तुरंत फूट सकता है। यानी पुराने जब भी हम लोग कभी देखते होंगे, जिस इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब नहीं होता, इतनी तेज इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, तो हम लोग जैसे स्विच ऑन करते हैं तो क्या बल्ब, मतलब कि बल्ब फूट जाता है जिनमें फ्यूज़ नहीं होता। और जिनमें फ्यूज़ होता है जिन बल्ब में, तो वो क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी जब भी तेज़ होती है, तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में इतनी तेज़ से पहुंचती है, तो क्या बल्ब में जो फ्यूज़ लगा होता है वो फ्यूज़ उसको रोक लेता है, और जितनी बल्ब को ज़रूरत होती है उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रहता है। यानी अचानक से इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी उसको दे देगा तो बल्ब फूट जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी इतनी तेज़ इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो फ्यूज़ ही को ब्लास्ट कर देती है। तो जो फ्यूज़ होता है वही खुद ही ब्लास्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और फिर क्या होता है, बल्ब जलना बंद हो जाता है, फिर बल्ब फ्यूज़ हो गया। तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि क्या होता है बल्ब का फ्यूज़ होना। तो ये जो टॉपिक है तो ख़त्म हो गया है। अब इधर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3, इसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पर्दे विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 9 लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो आज की इस वीडियो से हम लोगों को जो हमारा टॉपिक है एक्टिविटी 3 से स्टार्ट करना था। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। Take a torch bulb and a piece of wire. Remove the plastic covering at the two ends of the wire as you did before. Wrap one end of a wire around a base of an electric bulb as shown in figure 9.7. Fix the other end of the wire to the negative terminal of an electric cell with a rubber band. Now bring the tip of the base of the bulb, that is its other terminal, in contact with the positive terminal of the cell. Does the bulb glow? Now move the bulb. Move the bulb away from the terminal of the electric cell. Does the bulb remain lighted? Is this not similar to what you do when you switch your टॉर्च ऑन और ऑफ? तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को एक टॉर्च, बल्ब का पीस ले लेना, उसका वायर ले लेना है, और उसके बाद आपको उसे रैप वन एंड ऑफ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एज शोन इन फिगर। यानी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो इस फिगर 9.7 में, जैसा कि जो बल्ब है उसको सेल के एक जगह उसको क्या फिक्स कर देना, और दूसरा एंड उसका क्या रैप कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो मेटल टिप है उस पे जो बल्ब है उसको उसके ऊपर उसके कांटेक्ट में रख देना है, और वो जो सेल है जिसको हम लोगों ने जो कनेक्ट करा था, क्या वो ग्लो करेगा? अगर ग्लो कर रहा है तो उससे आप लोग कब ग्लो कर रहा है, स्विच ऑन में ग्लो कर रहा है कि स्विच ऑफ में ग्लो कर रहा है? तो ये आप लोग को एक एक्टिविटी है, जो आप लोग करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। और फिर जो हम लोग अपने टॉपिक में चलते हैं जो कि इलेक्ट्रिक स्विच। तो चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। We had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This was a simple switch, but not very easy to use. We can make another simple and easier switch to use in our circuit. तो यहाँ पर क्या है, हम लोग के पास एक अरेंजमेंट होता है किसी भी चीज़ को
चालू करने के लिए और बंद करने के लिए सिर्फ एक बटन से। वो बटन क्या कराता है? स्विच कहलाता है। वो हर चीज़ में होता है, बल्ब में होता है, फ़ैन में होता है, टीवी, कूलर, पंखा, एसी, सब चीज़ में वो एक बटन होता है। और उस बटन को बनाना इतना भी सिंपल नहीं, इतना सिंपल है लेकिन इतना भी ईजी नहीं है। लेकिन इसके लिए हम लोग को एक दूसरा बल्ब बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक थर्मोकोल की जो शीट होती है उसको ज़रूरत होगी। तो ये एक्टिविटी 4 है, इसको हम लोग अगर पढ़ेंगे तो हम लोग को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। वरना हम लोग को एक थर्मोकोल की शीट की ज़रूरत है। तो यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पेंसिल, अ सेफ्टी पिन और अ पेपर क्लिप, 2 wires and a small sheet of thermocol or a wooden board. Insert a drawing pin into the ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet as shown in figure 9.8. Make sure that the safety pin can be rotated freely. Now fix the other drawing pin on the thermocol sheet in a way that the free end of the safety pin can touch it. The safety pin fixed in this way would be your switches in this activity. Now make a circuit by connecting an electric cell and a bulb with this switch as shown in figure 9.9. Rotate the safety pin so that it freely and touch the other drawing pins. What do you observe? Now move the safety pins away. Does the bulb continue to glow? Continue to glow. The safety pin covered the gap between the drawing pins when you made it touch of them. In this position, the switch is said to be on. Since the material of the safety pin allows the current uh, to pass through it, the circuit was complete. Hence, the bulb glows. One of the hand, तो यहाँ पर क्या करना है आपको? One other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not touched with the other drawing pin. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, उससे मैंने मिस कर दिया था। तो अभी मैंने इसको पढ़ा, तो अब आपको अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक थर्मोकॉल की शीट लेनी है, 2 ड्राइंग पिन्स होती है उन्हें ले लेना है, और एक सेफ्टी पिन होती है वो ले लेना है, और जो वायर्स होते हैं उन्हें ले लेना है। फिर क्या करना है? आप लोगों को जो सेफ्टी पिन्स हैं उन्हें आप लोगों को एक थर्मोकॉल के ऊपर एकदम रख देना है, बिल्कुल इस तरीके से। और उसके एक एंड में ये एक ड्राइंग पिन लगानी है, फिर उसको सीधा करके दूसरे एंड में ये वाली जो पिन है ड्राइंग पिन उसे लगा लेना बिल्कुल इस तरीके से। फिर क्या कि थर्मोकोल के अंदर तो ये सब इंसर्ट हो जाएगा, और इनके वायर्स भी 2 होने चाहिए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। और फिर आप इसे एक इलेक्ट्रिक सेल में लगाइए, और फिर अगर आप इसको हटा देंगे तो क्या जो इलेक्ट्रिसिटी वो रुक जाएगी, वो पास नहीं हो पाएगी। और अगर आप इसे जोड़ देंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही इजी तरीके से क्या बन गया? एक स्विच बन गया। और इसी तरीके से जो हमारा स्विच है, स्विच बोर्ड में जो लगा रहता है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी, जिससे हमें ये समझ में आता है कि एक जो स्विच होता है, जो कि स्विच बोर्ड में लगा रहता है, जो कि हम लोग जाते हैं और सिंपली उंगली से प्रेस करके, फिंगर से प्रेस करके ऑन कर देते हैं, वो वर्क एक्चुअली करता किस तरीके से। तो आपको और मेरे को भी इसको समझने में काफ़ी मज़ा आया होगा। आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और ये एक्टिविटी हमारी इधर ही ख़त्म होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। In all our activities, we have used metal wires to make a circuit. Suppose we use a cotton thread instead of a metal wire to make a circuit.
Do you think that the bulb will light up in such a circuit? What materials can be used in a electric circuit so that the current can pass through them? Let us find out. तो इधर क्या है कि अभी हम लोगों ने क्या एक इलेक्ट्रिक स्विच बनाया, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेटल का ही यूज़ करा। क्या खाली मेटल ही में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फैल पाती है? खाली मेटल से ही इलेक्ट्रिसिटी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो पाती है? तो हम लोग इसी सब चीज़ों के बारे में इस जो एक्टिविटी 5 है इसमें समझेंगे और भी अच्छी तरीके से कि क्या क्या चीज़ों में हम लोगों को जो मेटल है और भी जो अदर सब्सटेंस है, अदर चीज़ें हैं, उनसे भी क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो उन सब चीज़ों का, उन सारे ग्रुप्स का क्या नाम है, और जिन चीज़ों का नहीं होता है उन सब चीज़ों का क्या नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। Activity 5. Disconnect the switch from the electric circuit you used for activity 4. This would leave you with two free ends of wires as shown in figure 9.12. Bring a free ends of the two wires close to let them touch each other. Does the bulb light up? You can now use this arrangement to test whether any given materials allows current to pass through it or not. तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों ने जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था, अभी जो हम लोगों ने एक्टिविटी 4 में जो पढ़ा, तो उसे आप लोगों को डिस्कनेक्ट करना है। उसको आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से हटाना है और उसकी जगह फिर आप लोगों को कोई दूसरा जो मेटल या कोई भी चीज़ है उसे लगाना और फिर बताना कि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने पहले सेफ्टी पिन लगाया था। अब हमने क्या एक की, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे हम लोगों ने एक की लगाई है। अब इससे क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या ग्लो कर रही है, जनरेट हो रही है। क्यों? क्योंकि जो चाबी है वो भी एक मेटल से बनी है जिसका नाम है आयरन। Collect samples of different types of materials such as coins, cork, rubber, glass, keys, pins, plastic scales, wooden block, aluminium foil, candles, swing needle जो कि कपड़े सिलने वाली जो सुई होती है वो, थर्मोकोल, पेपर एंड पेंसिल, लीड जो लीड होती है, जो लीड पेंसिल होती है वो। One by one, bring the free ends of the wires of your tester in contact with two ends of the samples you have collected. Make sure that the two wires do not touch each other while you are doing so. Does the bulb glow in each case? तो यहाँ पर क्या करना है, ये आप लोग टेबल आप लोग देख पा रहे होगे। इसमें क्या है कि आप लोगों को ये जो सब्सटेंस मिले हैं, इन सारे चीज़ों को जो आप लोगों ने एक्टिविटी 4 में जो बल्ब बनाया था उसमें जो सेफ्टी पिन है उसकी जगह इन्हें लगाना है। तो क्या की को अगर हम लगाएंगे तो क्या बल्ब जलेगा? हाँ जलेगा। इरेजर को लगाएंगे तो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? इरेजर एक रबर है। अब इधर बात आती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। तो जब तक हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम लोग इस टेबल को अच्छी तरीके से समझ में नहीं पाएंगे। तो पहले हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को समझते हैं, उसके बाद हम फिर आएंगे इस टेबल में जो कि है टेबल 9.1 कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की टेबल में, और फिर हम लोग इसमें बताएंगे, पढ़ेंगे, फिर आप लोग इसको अच्छे तरीके से आंसर देंगे। What do you find? The bulb does not glow when the free ends of the wires are in contact with some of the materials you have tested. This means that these materials do not allow the electric current to pass through them. On the other hand, some materials allow electricity current to pass through them, which is indicated by glowing bulb. Materials which allow electricity current to pass through them are conductors of electricity. Insulators
it do not allow electric current to pass through them. With the help of table 9.1, name the materials that are conductor of the electric and also those which are insulators. तो अब इधर समझिए, जैसा कि मैंने कहा था, जब तक कि हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम लोग इस टेबल को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अब मैं 2 लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको उसको अच्छी तरीके से समझना है। तो क्या है वो 2 लाइन? वो 2 लाइन्स है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ से ये जो 2 लाइन्स है, इन्हें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है कि ये है क्या। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है कि वैसी चीज़ें, वैसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं अपने ऊपर से, यानी कि जो मेटल्स है वो अपने ऊपर से पास होने देते, तो क्या कहलाएंगे? वो कंडक्टर्स कहलाएंगे। तो क्या ऐसी कोई भी चीज़ जो कि जिसके ऊपर से करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट उसके ऊपर से फ्लो हो रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो कौन सी चीज़ हो जाएगी? वो कहलाएगी कंडक्टर्स। यानी कि जैसे कि आप लोगों के घर में कूलर्स होंगे, तो जो लोहे वाले होते हैं उसको हम लोग कभी कभी छू लेते तो क्या करंट लगता है। क्यों करंट लगता है? क्योंकि वो एक मेटल है और मेटल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो और मेटल क्या हुआ? वो आयरन का हुआ, तो क्या हो गया? वो एक कंडक्टर हुआ। तो इसकी वजह से हम लोग को क्या करंट लगता है। और क्या है? इंसुलेटर्स। तो ये वाली जो लाइन है इंसुलेटर्स, ये क्या है? ये इंसुलेटर्स मतलब कि इनका मतलब ये जो यहाँ तक डैम तक की जो लाइन है, इसका मतलब ये है कि ये अंडरलाइन लाइन जो है, जिनको मैंने अंडरलाइन करा है, वो लाइन्स है इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो ये इनकी इंसुलेटर्स की डेफिनेशन, इंसुलेटर्स वो होते हैं जो लाइट को पास नहीं होने देते। कंडक्टर्स का उल्टा इंसुलेटर, इंसुलेटर्स का उल्टा कंडक्टर। तो कंडक्टर का मतलब क्या? ऐसी चीज़ है जो कि करंट को पास होने दे, और इंसुलेटर का मतलब ऐसी चीज़ है जो करंट को पास ना होने दे। तो ऐसी कुछ चीज़ों का नाम आपको इधर कंडक्टर्स में लिखने, कौन कौन सी चीज़ कंडक्टर है, और ऐसी चीज़ों को नाम आपको इंसुलेटर्स में भी लिखने हैं। तो व्हाट डू यू कंक्लूड? तो अब हम लोग चलते हैं अपनी टेबल की तरफ, जिसको हमने कहा था कि जब हम लोग इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स को पढ़ लेंगे तब हम लोग यहाँ पे आएंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो क्या है इसमें की क्या होती है? मेटल। और जैसा कि मैंने बताया कि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास होती, तो मेटल क्या हो गया? कंडक्टर। और कंडक्टर से क्या इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो क्या हो गया? यस, बल्ब जलेगा। अगर हम लोग सेफ्टी पिन की जगह मेटल की लगा देंगे तब भी बल्ब जलेगा। फिर क्या? इरेजर। इरेजर किससे बनी होती है? रबर से। और जो रबर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, वो रबर इंसुलेटर होता है, इसलिए आंसर है नो। फिर क्या है? स्केल। स्केल किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है। आप लोगों ने देखा होगा घर में जितने भी स्विच होते हैं वो सारे किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। और प्लास्टिक से क्या होता है कि जो करंट आता है, करंट पास नहीं होता, और प्लास्टिक इंसुलेटर होती है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नो। फिर क्या है? मैच स्टिक। तो ये मैच स्टिक यानी माचिस किससे बनी होती है? वो बनी होती है वुड से, और वुड भी करंट को पास नहीं होने देता। वुड है इंसुलेटर, यानी कि जब भी कहीं करंट की चीज़ हो रही होती है तो वहाँ पे हम लोग लकड़ी लगा देते हैं, या कोई करंट में चिपक जाता होगा तो उसको डंडे से मार मार के छुड़ाते हैं। पिक्चरों में आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वुड एक इंसुलेटर है और वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगी। तो आंसर है नो। फिर यहाँ पे क्या है? ग्लास बैंगल। जो ग्लास है वो क्या करंट को पास होने देता है कि नहीं होने देता है? अगर पास होने देगा तो वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर। अगर पास नहीं होने देगा तो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। फिर यहाँ पे क्या है? आयरन नेल। मेटल। आयरन क्या होता है? मेटल होता है। गोल्ड क्या होता है? मेटल होता है। तो ये क्या है? आयरन है एक मेटल, और मेटल एक होता है कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। तो आयरन नेल में क्या लगाएंगे हम लोग? यस, वो पास होने देगा। तो ये जो टॉपिक था ये तो खत्म हो चुका है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी खत्म हो चुका है। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, इसे भी हम लोग पढ़ देते हैं। बल्ब, कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट, फिलामेंट, इंसुलेटर्स, स्विच,
टर्मिनल। तो इसके कुछ कीवर्ड्स थे जो कि हम लोगों ने पढ़ लिए। अब जो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।